नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी वाला प्रिपरेशन ये हमारा चैनल है। प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगे हमारे वीडियो तो इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फुल लेंथ टेस्ट लेकर आया हूँ बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने छेदी जनपद का मगध में विलय कर दिया? तो दोस्तों इसका आंसर है महापद्मानंद ने छेदी जनपद को मगध में मिला लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जो इंडिका जो है जिसके लेखक हैं ये मेगास्थनीज, इसमें वर्णन है पाटलिपुत्र के प्रशासन यानी कि उस समय का राजकाज कैसे होते थे उसके बारे में इसमें वर्णित किया गया है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है जो कि सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो विनय पिटक जो है इसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हुनों पर विजय का उल्लेख मिलता है? हुनों पर आक्रमण जो स्कंदगुप्त भीतरी शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। हुनों पर आक्रमण का जो है वर्णन भीतरी शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये जो है बैल मुहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत डायोनिसियस निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के पास आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत डायोनिसियस निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के पास आया था? तो ये जो थे अशोक के राज दरबार में आए थे डायोनिसियस। कहीं कहीं इनका उल्लेख डायमिकस भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी दोस्त थे, ये अपने आप को खलीफा घोषित किए थे मुबारक खिलजी। जब्त राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो ये जो है जब्ती बंदोबस्ती प्रणाली ये अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। जब्त प्रणाली या 10 साला प्रणाली राजा टोडरमल द्वारा पेश की गई थी। वह अकबर के सक्षम वित्त मंत्री थे। अकबर के शासनकाल में उन्होंने आगरा में अपना कर्तव्य निभाया और बाद में गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 10 साला या जब्ती प्रणाली के तहत फसलों पर 10 साल का बंदोबस्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश का शाही चिन्ह क्या था? तो दोस्तों चोल वंश का शाही चिन्ह बाघ था, बाघ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमारा नायक प्रणाली किस भारतीय राजनीतिक शासकों का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? यानी कि अमारा नायक प्रणाली किस भारतीय राजनीतिक शासकों का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उन्हीं का ये नवाचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के दौरान नहीं बनाया गया था? दोस्तों ये जो कुछ स्थल है वो शाहजहां द्वारा बनवाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के दौरान नहीं बनाया गया था?
दोस्तों इसमें किला है कोहना मस्जिद, जो कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान नहीं बनाया गया था। किला है कोहना मस्जिद, यह मस्जिद जो दिल्ली के पुराना किला के अंदर पाई जाती है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद पुरान पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए मस्जिद का निर्माण किया, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। यह एक बड़ी सिंगल आइस्ड मस्जिद है जो सुल्तान की जामी या शुक्रवार की मस्जिद के रूप में काम करती थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्धित्व पद्म पानी की चित्रकारी सबसे प्रसिद्ध और बहुधा चित्रित क्षेत्रों में से एक है, जो कहाँ पे है, तो ये दोस्तों अजंता की गुफाओं में ये मिलता है। बौद्धित्व पद्म पानी की चित्रकारी सबसे प्रसिद्ध और बहुधा विचित्र चित्रों में से एक है, जो अजंता की गुफाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्शन के वैशेषिक विद्यालय से जुड़ा है? कर्नाड। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन दोस्तों कर्नाड कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो दोस्तों ये गोरखा एक जनजाति है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1856 के सारांश निपटान का उल्लेख है। अवध में पहली ब्रिटिश भूमि राजस्व समझौता। 1856 के सारांश निपटान का उल्लेख है। अवध में पहले ब्रिटिश भूमि राजस्व समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन का जो है विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग पहली बार किस ब्रिटिश अधिनियम में किया गया है? तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में ये जो है ब्रिटिश संपत्ति, भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन दोस्तों 1927 की घटना है। इसका जो हम बहिष्कार गांधी जी ने अपने पूरी टीम के साथ किया था। आइए इसके बारे में कुछ रिलेटेड। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों को नियंत्रित करने के लिए एक द्विशासन संरचना की शुरुआत की। इस अधिनियम ने प्रावधान किया कि 10 वर्षों के बाद सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और सुधार के नए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। साइमन कमीशन का मुख्य रूप से इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि इसमें विधानसभा में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इस आयोग को ब्रिटेन की सरकार ने 1927 में नियुक्त किया था। साइमन कमीशन का उद्देश्य यह बताना था कि भारतीय संविधान कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कर्नाटक पद्धति का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस आंदोलन में एक रणनीति के रूप में किया गया था? तो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में कर्नाटक पद्धति का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस आंदोलन में एक रणनीति के रूप में किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया था।
आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई? तो दोस्तों ये बर्लिन शहर में की गई थी। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना बर्लिन शहर में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक विभाजन में योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों व चरमपंथियों का उदय हुआ? तो दोस्तों ये था स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी और चरमपंथियों का उदय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 1929 के आसपास हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 का संबंध किससे था? भारत सरकार अधिनियम 1909 का संबंध किससे था? अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत, विकेंद्रीकरण, द्वैध शासन या विधान परिषद? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौते को किस रूप में जाना जाता है? गांधी इरविन समझौतों को दोस्तों पुनः समझौता के रूप में जाना जाता है, दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है। 25 जनवरी 1931 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को रिहा किया गया। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच चर्चा शुरू हुई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है। इसे दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विभिन्न समुदाय के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभा में महिलाओं के ये सीटें आरक्षित करता है? तो दोस्तों ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये प्रावधान लागू किया गया था कि विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? तो दोस्तों ये जो था कराची अधिवेशन 1931 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस घटना के लिए जिम्मेदार था? काकोरी षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को जोड़ा गया? तो दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन था। 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन इस समय चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 1937 के चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई? तो दोस्तों ये जो था सिंध प्रांत में नहीं बना पाई थी। 1937 के चुनाव में जो सिंध प्रांत में हार गई थी कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने घोषणा की थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारत को
स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। दोस्तों ये क्लेमेंट एटली, दोस्तों क्लेमेंट एटली जो थे इन्होंने घोषणा की थी। क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। क्लेमेंट एटली जो थे यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1935 से 1955 तक यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी के नेता थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे जबकि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु शीतकालीन वर्षा की विशेषता है? दोस्तों ये भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु शीतकालीन वर्षा की विशेषता है? तो दोस्तों ये जो है भूमध्य जलवायु के कारण है, यानी जाड़े के दिनों में यानी सर्दियों के दिनों में वर्षा होती है भूमध्य जलवायु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? दोस्तों भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ICAR के अनुसार भारत में 8 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच कृत्रिम जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये जो है स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच कृत्रिम जलमार्ग बनाया गया है, ये स्वेज नहर है। यह यूरोप और एशिया के बीच अधिक प्रत्यक्ष जल यात्रा के लिए पथ बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले स्वेज नहर के बारे में कुछ और जानकारी ले लें। स्वेज नहर मिस्र के भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद से 120 मील दक्षिण में फैली हुई है, जो स्वेज शहर के उत्तरी तटों पर स्थित है। नहर सिनाई के प्रायद्वीपीय मिस्र के अधिकांश भाग को विभाजित करती है। इसे बनाने में 10 साल लगे और 17 नवंबर 1869 को इसके आधिकारिक रूप से खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतमाला के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतमाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पेरियार नदी जो है भारत में पश्चिम की ओर बहती है। बाकी दामोदर, पुन्योर, कृष्णा नदी ये दूसरी दिशाओं में बहती है। केरल राज्य की सबसे छोटी नदी है पेरियार नदी। इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। यह अरब सागर में मिल जाती है या खाली हो जाती है। कृष्णा नदी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। दामोदर नदी ये झारखंड में फैली हुई है, पलामू। पुन्योर नदी दोस्तों ये कर्नाटक के कोलार जिले में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों कर्नाटक जो है कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक देश है, तो राज्य है सॉरी। महासागरीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है खंभात की खाड़ी, कॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 82.14% है और भारतीय महिलाओं की आबादी 65.46% है। साक्षरता दर की परिभाषा किसी दिए गए आयु समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या। देश, राज्य, 29 राज्य, यानी कि यहाँ पे कुछ भारत के बारे में विशेष जानकारी दी है। यहाँ पे राज्य अमेरिका जो है गलत दिया हुआ है, यहाँ पे केवल राज्य होगा। यानी कि अभी जो है हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद है, 14 सितंबर 2020 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये भी 14 सितंबर 2020 से। क्षेत्र जो है 3.287 मिलियन किलोमीटर है। कुल जनसंख्या लगभग 130 करोड़ हो चुका है। ये पुराने डाटा है 2011 के अनुसार। 12 अरब 121 करोड़ लगभग है, 122 करोड़। घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर लेंगे। साक्षरता दर 74%। लोकसभा की सीटें 552 है, राज्यसभा 245। भारत में 28 भारत साक्षरता दर की 26 जनगणना रिपोर्ट। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो दोस्तों काली मिट्टी है।